अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने 10th क्लास का यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया फिज़िक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया, उसकी डेफिनेशन, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, वाइब्रेटरी मोशन, ये सारा हमने कल पहला टॉपिक एक्सप्लेन किया था, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। आज हमने उसी सिलसिले को प्रोसीड करना है, उसी चीज़ को आगे लेके चलना है लेक्चर नंबर 2 में, और वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये भी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्सप्लेन दैट the motion of a ball placed in a bowl is SHM. Explain that the motion of a ball placed in a bowl is SHM. Motion of a ball placed in a bowl is an example of simple harmonic motion. इसमें हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस करना है और ये देखना है कि किसी बाउल के अंदर एक बॉल, उसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बनाएंगे इसकी डायग्राम। ये हमारे पास एक बाउल है और इसके सेंटर में एक बॉल पड़ा हुआ है। इस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन O पर है, दिस इज ऑन इट्स मीन पोजीशन O, और इस वक्त इस पर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका वेट W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस बाउल सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अब यहां पर ये W और R एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। W और R यानी कि वेट और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई नेट फोर्स नहीं होती। ये रेस्ट पोजीशन में है, अपनी मीन पोजीशन पर पड़ा है। अब हम क्या करते हैं, इसको मीन पोजीशन से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर आते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन है और ये दोनों साइड्स पर A और B ये होंगी जिसकी एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आते हैं तो जो फोर्स हमने इस पर लगाई F, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर इसमें वो फोर्स जो हमने इस पर लगाई है, जो हमने इस पर वर्क किया है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लाने के लिए वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि हम किसी चीज़ को ग्राउंड लेवल से उठाकर किसी हाइट h पर लेकर जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल से उठाकर हाइट h पर लेकर जाने के लिए जो वर्क हमें उस पर करना पड़ता है वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह इस बॉल को इस बाउल के अंदर मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर जाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो गया, और उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी F।
अब जैसे ही आप इसको यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन ए से छोड़ेंगे तो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इसके वेट के इक्वल है, रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इसके वेट के इक्वल है, ग्रेविटी की वजह से वापस ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट होगा। ग्रेविटी की वजह से वापस ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे ये पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे ये पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ आ रहा है, हर पॉइंट पर इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती जाती है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि प्रीवियस लेसन में भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई चीज़ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाती है, ग्रेविटी से दूर जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड से ऑपोजिट जाती है, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। और जब टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड कोई चीज़ आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ कोई चीज़ आती है, तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। अब ये अपनी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए से अपनी मीन पोजीशन ओ पर आएगा, और अपनी मीन पोजीशन ओ पर आने के बाद अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी और इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन ओ पर रुकता नहीं है, बल्कि अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ओ से ये बी की तरफ आ रहा है, अब ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी से दूर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाने की वजह से हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्योंकि ये मेन पोजीशन से दूर जा रहा है तो अब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होना शुरू होती है, और पॉइंट बी पर आकर एक लम्हे के लिए ये रेस्ट पोजीशन में आता है। पॉइंट बी पर आकर, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर एक लम्हे के लिए रेस्ट पोजीशन में आता है, और एक लम्हे के लिए रेस्ट पोजीशन में आने के बाद फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, फिर रीस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे असर ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह ये ओ से ए और ए से बी के दरमियान कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है। कब तक? उस वक्त तक जब तक इसकी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन की शक्ल में वेस्ट नहीं हो जाती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैस अटैच टू स्प्रिंग में हमने पहले कंसिडर किया था कि वो सिस्टम फ्रिक्शनलेस है, और स्टूडेंट्स जो सिस्टम फ्रिक्शनलेस होता है उसे एक दफ़ा अगर आप अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ देते हैं तो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे असर बार बार मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक इनडेफिनेटली कंटिन्यूसली जो है वो इनफाइनाइटली अपनी मोशन जारी रखता है, कंटिन्यूसली जारी रखता है। लेकिन ये बॉल एंड बाउल सिस्टम को हमने फ्रिक्शनलेस नहीं कहा। इसका मतलब इस सिस्टम में फ्रिक्शन मौजूद है, और दुनिया के हर सिस्टम में फ्रिक्शन मौजूद होती है, हर रेल सिस्टम में फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो ये चंद वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के बाद इसकी सारी की सारी एनर्जी फ्रिक्शन की शक्ल में वेस्ट हो जाएगी, और ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन ओ पर रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो अब हम इसमें जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसको कंसिडर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पर है। तो जहां पर हाइट मैक्सिमम होती है वहां पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर बॉडी एक लम्हे के लिए रेस्ट पोजीशन में आता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर बॉडी एक लम्हे के लिए रेस्ट पोजीशन में आता है। तो जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में आ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 0। जबकि अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर मोशन के दौरान मीन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ड्यू टू इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ड्यू टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट या हाइट ना होने की वजह से
मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। तो ये स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन दैट द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इज सिंपली SHM। इसमें हमने इस बॉल एंड बाउल सिस्टम की मोशन को डिस्कस किया है। इसकी मैं ब्रीफ समरी आपको दोबारा बता देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है जो कि बाउल के सेंटर में पड़ा है, और सेंटर में ये रेस्ट पोजीशन में, अपनी मेन पोजीशन पर रेस्ट पोजीशन में है। इसका वेट W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड, जबकि जो बाउल की सरफेस है उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। हम इसको मेन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर आते हैं और फिर हम इसको छोड़ देते हैं। तो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देता है, और इसकी रीस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी की वजह से है। और ये O पर आकर रुकता नहीं है, बल्कि O पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी और इनर्शिया की वजह से ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और B पर पहुंच जाता है। फिर ये अपनी रीस्टोरिंग फोर्स के जरिए सर O की तरफ आता है, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक बॉल की तमाम एनर्जी, उसकी मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन की शक्ल में वेस्ट नहीं हो जाती। तो इस तरह से ये बॉल एंड बाउल सिस्टम को हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन क्योंकि इसका प्रूफ कोई फॉर्मूला हमारी बुक में नहीं है, हम जस्ट इसको इसी तरह से लर्न करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी वाइब्रेट करते हुए बॉडी में, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या दूसरी वाइब्रेशन है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, जबकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो ये था हमारा टॉपिक बॉल एंड बाउल सिस्टम वाला। इसके बाद अब हमने एक और टॉपिक स्टार्ट करना है, सिंपल पेंडुलम। टॉपिक का नाम है जी सिंपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन कई तरीकों से बन सकता है, तो हम इसको सिंपल ही देखेंगे कि एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें स्टूडेंट्स हमने सिंपल पेंडुलम की मोशन को एक्सप्लेन करना है, और ख़ास तौर पे हमने इस हवाले से देखना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले हमने सिंपल पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन देखनी है, सिंपल पेंडुलम कंस्ट्रक्ट करनी है कि सिंपल पेंडुलम होता कैसा है। हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक हैवी मैसिव बॉब होता है जिसका वॉल्यूम कम होता है। दिस इज द मैसिव बॉब ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि इसका मैस थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसके वॉल्यूम की निस्बत। इसका वॉल्यूम कदरे कम होता है। छोटा सा बॉब होता है जिसके अंदर एक हुक लगा होता है, उसके साथ हम एक स्ट्रिंग, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, लाइट का मतलब ये हल्की स्ट्रिंग होती है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि इसमें एक्सटेंसिबल नहीं होती है, इसकी लेंथ में इंक्रीज नहीं होता। जब इसके साथ हम वेट लटकाते हैं तो इसकी लेंथ में इंक्रीज नहीं आता, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है। और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा सिरा है, दूसरा एंड है, उसे किसी रिजिड सपोर्ट
वर्टिकल रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया जाता है, तो ये वर्टिकल पोजीशन में आता है। दिस इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास एक बॉब होता है, हैवी मैसिव बॉब। एक छोटा सा बॉब होता है जिसका मैस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम स्मॉल होता है, कम वॉल्यूम का होता है ये। इसके अंदर एक हुक लगा होता है, इस हुक के साथ हम एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बांधते हैं। स्ट्रिंग जो कि लाइट होती है लेकिन इनएक्सटेंसिबल होती है, यानी कि इसमें किसी किस्म का स्ट्रेच नहीं होता, खींचने से इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती, और इसकी लेंथ L। स्टार्ट में सिंपल पेंडुलम जब बिल्कुल वर्टिकल अपनी मीन पोजीशन O पर होता है तो इसमें नेट फोर्स होती है 0, किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होती। ये बिल्कुल अपनी वर्टिकल पोजीशन में सीधा लटक रहा होता है, सीधा सस्पेंडेड होता है। उसकी वजह यह है कि इसका वेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया एक्शन, और इसके रिएक्शन के तौर पे एक फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लग रही होती है जिसे टेंशन इन स्ट्रिंग कहा जाता है, और ये टेंशन इन स्ट्रिंग रेस्ट पोजीशन में इसके वेट को बैलेंस करती है, और ये बिल्कुल वर्टिकली सस्पेंडेड सीधा होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको अपनी मीन पोजीशन O से एक एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले आते हैं। मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले आते हैं, जबकि मीन पोजीशन O और एक्सट्रीम पोजीशन A के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होता है x, L इसकी लेंथ, और मीन पोजीशन O और एक्सट्रीम पोजीशन A के दरमियान जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल थीटा। अब ये आपने स्टूडेंट्स फर्क याद रखना है कि मीन पोजीशन पर इसका वेट का इसके वेट का एक ही कंपोनेंट होता है, इसके वेट का एक ही कंपोनेंट होता है जो टेंशन इन स्ट्रिंग के इक्वल होता है। दोनों एक दूसरे को इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और मीन पोजीशन पर इस पर नेट फोर्स होती है 0, यानी कि कोई इसमें रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। T इज इक्वल टू W, ये मीन पोजीशन की कंडीशन है। अब जब हम इसको मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर जाते हैं, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान एंगल बनता है थीटा। अब इसका वेट सिंगल कंपोनेंट में नहीं रहता, बल्कि इसके वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। इसके वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक कंपोनेंट जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेट का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसका F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसका F sin थीटा। वेट के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, F cos थीटा एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट F sin थीटा। अब ये जो इसका कंपोनेंट है F cos थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग, ये टेंशन इन स्ट्रिंग के इक्वल होता है, और ये पेंडुलम को बैलेंस रखता है। जबकि इसका दूसरा कंपोनेंट F sin थीटा, F को mg से भी शो किया जाता है वेट, तो mg cos थीटा ज़्यादा सही रहेगा लिखने में। mg cos थीटा इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर भी हम इसको mg में चेंज कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट
mg cos थीटा ये टेंशन इन स्ट्रिंग को बैलेंस कर लेता है, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो है mg sin थीटा जो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, इस कंपोनेंट को mg sin थीटा को रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो हम यहां पे लिखते हैं जी रीस्टोरिंग फोर्स is equal to mg sin theta. It means F is equal to mg sin theta. This is restoring force. इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसको एक फोर्स F लगाकर मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर जाते हैं। मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर जाते हैं, तो अब इसके वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। पहले सिंगल कंपोनेंट था, अब इसके वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक कंपोनेंट mg cos थीटा, इसका वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो ये जो mg cos थीटा है ये बैलेंस करता है टेंशन इन स्ट्रिंग को। mg cos थीटा बैलेंस करता है टेंशन इन स्ट्रिंग को, तो ये खत्म हो जाता है, यानी कि mg cos थीटा इज इक्वल टू t। टेंशन इन स्ट्रिंग बैलेंस हो गई। अब इसका दूसरा कंपोनेंट वेट का जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है mg sin थीटा, ये mg sin थीटा असल में कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। ये mg sin थीटा असल में कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब जब हम इसको A पोजीशन पर लाकर रिलीज करते हैं, A पोजीशन पर लाकर छोड़ते हैं, तो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन O की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। अब ये जब अपनी मीन पोजीशन O की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो वही जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कि हर पॉइंट पर इसकी रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती जाती है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से डिक्रीज होता चला जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ अपनी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर डिक्रीज होती चली जाती है और वो बहुत तेज़ी से आती है। अब ये बहुत तेज़ी से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन O की तरफ आ रहा है, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, यानी कि A से O की तरफ आ रहा है, तो जिस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन O पर पहुंच जाता है, इसके इनर्शिया की वजह से ये O पर रुकता नहीं है, बल्कि O से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। और ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है। पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ जा रहा है, यानी कि मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो जब कभी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, तो क्योंकि वो मीन से दूर जा रहा है और इस केस में बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहा है, तो हर पॉइंट पर इसकी स्पीड डिक्रीज होती चली जाती है। और यहाँ तक कि इसकी स्पीड डिक्रीज होते होते पॉइंट बी पर जब ये पहुँचता है, तो एक लम्हे के लिए ये रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो जब एक लम्हे के लिए रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, फिर ये अपनी रीस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए असर दोबारा अपनी मीन पोजीशन O की तरफ मूव करता है। तो इसी तरह ये अगर आइडियल सिस्टम हमने कंसीडर किया सिंपल पेंडुलम को, तो एक दफ़ा हम इसको डिस्प्लेस करवा के छोड़ देते हैं, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए असर हमेशा के लिए अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मूव करता रहता है। तो जब बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एक वाइब्रेशन का मतलब है कि A से पहले बॉडी B पर आया और B से बॉडी
ए पर गया, तो इसने एक वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट कर ली, या इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि बॉडी पहले अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है, फिर इस मीन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाता है, और फिर जब दूसरी एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आता है तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। तो ये आप अपनी आसानी के लिए दोनों में से किसी तरह भी समझ सकते हैं कि बॉडी ए से बी पर आता है और बी से वापस ए पर जाता है, तब उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की, और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, by a vibrating body to complete one vibration is called its time period। और बेटा सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। इससे पहले कि हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्कस करें, हम दोबारा इसके एनर्जी चेंजेस देख लेते हैं। ये इसके एनर्जी चेंजेस भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम स्टार्ट से करते चले आ रहे हैं कि जब कोई बॉडी या सिंपल पेंडुलम का बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी इसमें 0 होती है। और जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आता है, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें 0 हो जाती है। एनर्जी चेंजेस देखने के बाद हम थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है टाइम पीरियड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो इसके टाइम पीरियड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट, और किसी फॉर्मूले का इन्हिसार कभी भी कांस्टेंट पर नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट ने हमेशा कांस्टेंट ही रहना है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो अगर हम ये नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम माउंटेन हिल या किसी ऊंची जगह पर, किसी ऑल्टीट्यूड वाली जगह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब g की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टाइम पीरियड की वैल्यू सिर्फ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पर डिपेंड करती है कि जब हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज करेंगे तब जाकर उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। अगर लेंथ ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, और अगर लेंथ कम करेंगे तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने 3 टॉपिक किए, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। तो इन तीनों टॉपिक्स को करने के बाद अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समराइज करके इसके 4 पॉइंट्स बनाते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। और ये टॉपिक्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स क्या हैं, इसको हम समराइज करके लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स अब कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह फीचर्स भी लिखा जा सकता है। ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट क्वेश्चन में हमें आ सकता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके 4 फीचर्स हैं, यानी कि इसकी यूं कहने के सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पिछले 3 टॉपिक्स से हम पढ़ रहे हैं, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, इन 3 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हुए कि अब हम सम अप कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को 4 पॉइंट्स में। 4 पॉइंट्स में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सम अप करने के बाद इसकी समरी बनाते हैं, इसको लिखते हैं। पहला पॉइंट, द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स about a fixed position. The body executing SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में हम SHM भी लिखते हैं। द बॉडी executing simple harmonic motion vibrates about a fixed position. बुक में इतना लिखा हुआ है, द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट का मतलब भी करना ही होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजिशन। वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है वो एक फिक्स्ड पोजिशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है और उस फिक्स्ड पोजिशन को मीन पोजिशन कहा जाता है। तो ये बुक में नहीं है लेकिन इतना पार्ट हम अपने पास से ऐड कर लेते हैं, इज कॉल्ड मीन पोजीशन। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसका दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, the acceleration of the body is always directed towards mean position. The acceleration of the body is always directed towards mean position. इसका सेकेंड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, the magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from mean position.
द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। द मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन की मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या मतलब है? दैट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन and minimum at mean position। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स हमें ये बताया जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की मिकदार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलेरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि एक्सेलेरेशन मीन पोजीशन पर मिनिमम यानी कि जीरो हो जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट जो कि इससे थोड़ा सा उलट है, द वेलोसिटी is maximum at mean position and zero at extreme position। इस सारी डिस्कशन के बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। 4 पॉइंट्स हमने इसमें फिल्टर किए, 4 पॉइंट्स की इसकी समरी बनाई। पहला पॉइंट, द बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, वो बॉडी जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है। इस फिक्स्ड पोजीशन को मीन पोजीशन कहा जाता है। दूसरा, द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो बॉडी का एक्सेलेरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की मिकदार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाता है और मीन पोजीशन पर आकर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये रिलेशन, इस रिलेशन को असल में हमने लिखा है, ये रिलेशन हमें बताता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी कि मिनिमम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी मिनिमम हो जाता है। और जो फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब एंड पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दी गई है जो हमने सबसे पहले भी डिस्कस की थी, यानी कि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को मिलाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जामिया डेफिनेशन बनाई गई है। एक डेफिनेशन बनाई गई है जो कि बुक में पैच में दी गई है, बॉक्स में दी गई है। उस डेफिनेशन को हम यूँ स्टडी करेंगे, हम एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपने पिछले लेसन में याद कर ली होगी, लेकिन अपनी रिवीजन के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अब क्योंकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं,
तो अपनी सहूलत के लिए हम उस डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा करते हैं। द बॉडी executing simple harmonic motion if the body is said to be executing simple harmonic motion if the net force acting on a body is directly proportional to the displacement from mean position. The net force acting on a body is directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards the mean position. Which is always directed towards the mean position? Net force is always directed towards the mean position. और इस डिस्कशन के मुताबिक the motion of a body is said to be simple harmonic motion या the body executing simple harmonic motion when the magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from mean position. The magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards the mean position. Which is always directed towards the mean position? Acceleration is always directed towards the mean position. जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस किया, सिंपल पेंडुलम की मोशन को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तमाम समरी लेकर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक दफ़ा दोबारा डिफ़ाइन किया, उसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा अंडरस्टैंड किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का सारा लेसन समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा और इसमें से जो बोर्ड रिलेटेड लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो मैंने लिखा था बॉल एंड बाउल सिस्टम वाला लॉन्ग क्वेश्चन, वो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने याद रखना है अच्छे तरीके से, और साथ ही जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसको अच्छे तरीके से लर्न करके सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपने करनी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मज़ीद वाइब्रेटरी मोशन की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।